अगर आप आज के टाइम पर स्मार्टफोन लेने जाते हो तो यू विल गेट अ वेराइटी ऑफ ऑप्शंस एप्पल रियलमी सैमसंग ओप्पो एंड मैनी मोर। लेकिन अगर आप यही स्मार्टफोन 1980s और 1990s में लेने जाते तो आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, या तो नोकिया या ब्लैकबेरी। इन अ सिमिलर वे अगर आप आज के टाइम पर कार लेने जाते हो यू विल गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस महिंद्रा, टाटा, BMW, ऑडी। लेकिन अगर आप यही 1980s 1990s के टाइम पर जाते तो सिर्फ आपके पास फिर दो ऑप्शन ही होते, या तो एम्बेसडर या फिर फियाट। तो हम कह सकते हैं कि 1980s और 1990s के मुकाबले मार्केट बहुत चेंज हुआ है, मार्केट में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है। यानी कि इन अ मैटर ऑफ इयर्स, पिछले कुछ वर्षों में आर मार्केट्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड, हमारा पूरा बाजार परिवर्तित हो चुका है, चेंज हो चुका है। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन आया कैसे? द क्वेश्चन इज कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आया कैसे, और इसी क्वेश्चन के आंसर को हम डिटेल में जानेंगे इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी फॉर क्लास 10 इकोनॉमिक्स। सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, अंतर्देशीय उत्पादन। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता था, रॉ मटेरियल्स कच्चे माल को इंडिया से बाहर भेजा जाता था और पक्के माल को यानी कि फिनिश्ड प्रोडक्ट को इंडिया में लाया जाता था। सपोज करिए कॉटन है तो कॉटन इंडिया से बाहर जाती थी और दूसरे देशों से कॉटन से क्लॉथ बनकर इंडिया में आया करता था। तो हम कह सकते हैं पहले के टाइम पर इंडिया कैसे कनेक्टेड था दूसरी कंट्रीज से, with the help of व्यापार, with the help of trade। तो ट्रेड was the main channel connecting countries। लेकिन ये पूरा सीन बदल गया, ये पूरा सीन चेंज हो गया आफ्टर द इमरजेंस ऑफ, आफ्टर द कमिंग ऑफ MNC। अभी MNC क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। MNC का फुल फॉर्म होता है मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। तो मल्टी का मतलब होता है मैनी, नेशनल का मतलब होता है नेशन, और कॉरपोरेशन का मतलब सिंपल कंपनी। तो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन को हम कह सकते हैं मैनी नेशन कंपनी या मैनी नेशन कॉरपोरेशन, बहुत सारे देशों वाली कॉरपोरेशन, बहुत सारे देशों वाली कंपनी। तो ये वो कंपनीज होती हैं जो बहुत सारे देशों में, या सिंपली कहें जो एक से ज़्यादा देशों में, एक से अधिक देशों में व्यापार करती हैं, ट्रेड करती हैं। तो MNC क्या होती हैं? MNCs आर द कंपनीज विच ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, जो एक से ज़्यादा देशों में व्यापार करती हैं, जो एक से ज़्यादा देशों में प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं। तो वो होती है हमारी MNC। MNC यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। मल्टी का मतलब मैनी, नेशनल का मतलब नेशन, और कॉरपोरेशन का मतलब सिंपल कंपनी। जैसे रियलमी है तो रियलमी एक MNC है। क्यों एक MNC है? क्योंकि रियलमी के फ़ोन्स इंडिया में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, ब्राज़ील में भी हैं, बेल्जियम में भी हैं, बहुत सारे देशों में है। तो दैट्स वाई रियलमी क्या हो गई, हमारी एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो गई। अब जो MNCs होती है उनका पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है सिर्फ एक लाइन पर, कम से कम पैसे में अधिक से अधिक मुनाफा। हम सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, यार ये इतनी बड़ी MNCs ये इतने बड़े बिजनेस को संभालती कैसी है कि इंडिया में भी बिजनेस कर रही हैं, अमेरिका में भी, ब्राज़ील में भी, चाइना में भी, जापान में भी। तो ये कंपनीज के पास बड़ा दिमाग होता है, ये कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वाला काम करती हैं। ये कंपनीज क्या करती हैं, ये कंपनीज अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग कंट्रीज में अपने ऑफिस और फैक्ट्रीज बनाती हैं, और ये वहीं पर अपने ऑफिस और फैक्ट्रीज बनाती हैं जहाँ पर इनको कम से कम पैसा लगाना पड़े। सपोज करो अगर किसी देश में ज़मीन यानी कि लैंड जो है वो बहुत सस्ती है, लेबर बहुत सस्ती है, तो ये वहाँ पर अपनी फैक्ट्री बना देंगे। क्यों? क्योंकि इनको कम से कम पैसा लगाना होता है। सपोज करो कहीं पर अगर रिसर्च के लिए टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें सस्ती हैं तो वहाँ पर ये अपना रिसर्च सेंटर खोल देंगे। क्यों? क्योंकि इनको कम से कम पैसे में अधिक से अधिक मुनाफा चाहिए। और सिंपल है ना, कम से कम पैसे में अधिक से अधिक मुनाफा तो हर कंपनी चाहती है। और इस स्टेप के साथ, इस लाइन के साथ, कम से कम पैसे में अधिक से अधिक मुनाफे के साथ, इस लाइन के साथ ये लोग अपना 50 से 60% जो कॉस्ट होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट, उसको बचा भी लेते हैं, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सपोज करो अगर एक बिल्डिंग इंडिया में 100 रुपये में बनती है और अमेरिका में 40 रुपये में बनती है, तो ये बिल्डिंग कहाँ पर बनाएंगे? अमेरिका में जाकर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ऐसी जगह पर अपने ऑफिस और फैक्ट्रीज लगाते हैं जहाँ पर इनको कम से कम पैसा देना पड़े, जिससे ये कम से कम पैसा लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। यानी कि दिस इज डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो एंड एन MNC कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम बना रहे और MNC ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। एक एग्जांपल लेते हैं एक MNC का जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स बनाती है, यानी कि इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले सामान बनाती है। तो उस कंपनी का जो रिसर्च सेंटर है वो अमेरिका में है, उस कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है वो चाइना में है, वो कंपनी की ब्रांडिंग और असेंबलिंग कहाँ पर होती है? मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में होती है, और उस कंपनी की कस्टमर केयर सर्विस इंडिया में है। तो आप देखोगे एक MNC ने कैसे खुद को फैलाया हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग चाइना में चल रही है, रिसर्च US में चल रही है, कस्टमर केयर इंडिया में चल रही है, और असेंबलिंग और सप्लाइंग मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज में चल रही है।
लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही होगी? क्योंकि उस एमएनसी को चाइना में मैन्युफैक्चरिंग सस्ती पड़ी होगी, अमेरिका में टेक्नोलॉजी यानी कि जो रिसर्च सेंटर है वो उसको सस्ती पड़ी होगी, इंडिया में उसको कस्टमर केयर सर्विस सस्ती पड़ी होगी, इसलिए उन्होंने रिस्पेक्टिव जगह पर रिस्पेक्टिव चीज़ें खोल ली। इंडिया में कस्टमर केयर, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग, यूएस में रिसर्च सेंटर, और मैक्सिको में उन्होंने अपने सारे सामान ब्रांडिंग करना शुरू कर दिया। मैक्सिको से उन्होंने अपने सारे सामान को सप्लाई करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मैक्सिको से वर्ल्ड के सारे मार्केट बड़े ही पास पड़ते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी कम हो गया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एमएनसी बहुत सारे देशों में फैली हुई है, यानी कि एमएनसी सिर्फ अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड बेच ही नहीं रही है, वो उसको प्रोड्यूस भी वर्ल्ड वाइड कर रही है। यानी कि अगर आपको लगता है कि रियलमी सिर्फ अपने फोन्स को वर्ल्ड वाइड बेच रही है इंडिया अमेरिका में, तो आप गलत हो, क्योंकि रियलमी अपने फ़ोन को भी वर्ल्ड वाइड बना रही है। हो सकता है जो रियलमी का फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो उसका बैटरी चाइना से बनी हो, उसका मॉडल अमेरिका से बना हो, उसका जो सॉफ्टवेयर है वो रशिया से आया हो, तो हम कह सकते हैं कि एक एमएनसी जो होती है इज़ नॉट ओनली सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स ग्लोबली, बट मोर इम्पॉर्टेंट द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। वो सिर्फ अपने सामान को वर्ल्ड वाइड ग्लोबली बेच नहीं रही है, साथ ही साथ वो उनको प्रोड्यूस भी ग्लोबली कर रही है। कि किसी का रिसर्च सेंटर यूएस में है, किसी का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, हो सकता है रियलमी का एक फ़ोन है तो रियलमी के लिए रिसर्च यूएस में चल रही हो, उसकी बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है, उसकी कस्टमर केयर सर्विस जापान में दे रखी हो, और उसको सप्लाई करने की जिम्मेदारी मैक्सिको में दे रखी हो। तो आप समझो इस चीज़ को, बहुत ईजी है समझना। आप कोई भी डेली लाइफ का एग्जाम्पल उठा लो, आपको समझ में आ जाएगा जो हम अभी पढ़ रहे हैं। एमएनसी के बारे में तो आप बहुत ईजिली समझ सकते हो। रिलायंस एक एमएनसी है क्योंकि बहुत सारे देशों में है, एक से ज़्यादा देशों में है। एप्पल एमएनसी है, सैमसंग एमएनसी है। तो ये सारी कंपनीज क्या कर रही हैं? सिर्फ अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली बेच नहीं रही हैं, साथ ही साथ उन प्रोडक्ट को ग्लोबली प्रोड्यूस भी कर रही हैं। दे आर नॉट ओनली सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स ग्लोबली, बट मोर इम्पॉर्टेंट दे आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज ग्लोबली। तो अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। अभी हमने जाना कि कैसे अलग अलग देशों में उस सेम चीज़ का ही प्रोडक्शन किया जा रहा है। अब हम देखेंगे कैसे ये जो प्रोडक्शन है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अलग अलग देशों में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक है, इंटरकनेक्टेड है। देखो बेसिकली हमने ये पढ़ लिया कि एमएनसी क्या करती है। एमएनसी वहाँ पर अपने ऑफिस और फैक्ट्री लगाती है जहाँ पर उनको सस्ती से सस्ती चीज़ें मिल सके, जैसे सस्ती ज़मीन मिल सके, चीप कॉस्ट में लेबर मिल सके, और भी जो चीज़ें ज़रूरी है उनको वो सस्ते से सस्ते रेट पे मिल सके। तो एक एमएनसी वहाँ पर अपनी ऑफिस और फैक्ट्री लगाएगी जहाँ पर उनको कम से कम पैसा लगाना पड़े, कम से कम पैसे से वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके, प्रॉफिट कमा सके। अब हम जानते हैं, देखो सपोज करो आप कोई भी एक बिजनेस करते हो। सपोज करो मैंने आपको बोला आपको एक दुकान खोलनी है, तो आपको दुकान के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? ज़मीन चाहिए पड़ेगी, दुकान चाहिए पड़ेगी, दुकान के लिए सामान चाहिए पड़ेगा, यानी कि पहले आपको पैसा लगाना पड़ेगा, तभी आपको वहाँ से कुछ मिलेगा। तो जो भी आप पैसा लगाते हो फॉर बाइंग लैंड, बिल्डिंग या कोई भी दूसरी चीज़ आपके बिजनेस से रिलेटेड, उस पैसे को हम कहते हैं निवेश, इन्वेस्टमेंट। सपोज करो मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने एक ट्राईपॉड खरीद रखा है, मैंने माइक खरीद रखा है, फ़ोन खरीद रखा है, तो ये सारी क्या चीज़ें हैं? ये सारा मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। उसी तरीके से अगर आपको एक दुकान खोलनी है तो आप सामान लोगे, ज़मीन लोगे, एक पूरे लाइट की सप्लाई लोगे, सब कुछ लोगे, जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आप क्या कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो कोई भी पैसा जो आप लगाते हो एसेट्स को खरीदने के लिए, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी या कोई भी अदर इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए, वो आपका क्या कहलाता है? वो पैसा कहलाता है इन्वेस्टमेंट। द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय एसेट्स सच एज बिल्डिंग्स, लैंड, मशीनरी and all the other required equipments is called investment। और जो भी इन्वेस्टमेंट एक एमएनसी आके करेगी, सपोज करो रियलमी या सपोज करो कोई बाहर की कंपनी आकर इंडिया में जो भी इन्वेस्टमेंट करेगी, उस इन्वेस्टमेंट को हम कह देते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यानी कि इन्वेस्टमेंट सिंपली क्या है? कोई भी पैसा जो आप लगा रहे हो उसको आप कोई भी पैसा जो आप लगा रहे हो ज़मीन खरीदने के लिए या कोई भी सामान, बिजनेस से रिलेटेड सामान खरीदने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट है। और यही इन्वेस्टमेंट जब कोई एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी आकर करे, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम कह देते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब सपोज करो आप कोई भी जब पैसा लगाते हो तो आप क्यों लगाते हो? आप इस उम्मीद में लगाते हो कि आपको फ्यूचर में उस चीज़ से प्रॉफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। यानी कि सिंपल है, कोई भी इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है? विद द होप दैट इट विल गिव अस द प्रॉफिट इन फ्यूचर। सपोज करो आप आज के टाइम पर ज़मीन खरीदते हो, तो क्यों खरीदते हो? क्योंकि उस ज़मीन के रेट आज से 10 साल बाद बढ़ जाएंगे। तो आपने इन्वेस्टमेंट किया, ज़मीन खरीदी, और किस उम्मीद से खरीदी? कि आज से 10 साल बाद जब आप इसको बेचोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो सिंपली इन्वेस्टमेंट क्या है? कोई भी पैसा जो आप लगा रहे हो बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों को खरीदने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट है।
और यही इन्वेस्टमेंट अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आगे करे तो यही इन्वेस्टमेंट क्या बन जाता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब सपोज करो आप एक नए देश में जाते हो जहां पर आपको कुछ नहीं पता है, आप एक नई जगह पर घूमने जाते हो जहां पर आपको कुछ नहीं पता है, तो आप क्या करोगे? वहां के टूरिस्ट गाइड की हेल्प लोगे। क्यों हेल्प लोगे? क्योंकि वो टूरिस्ट गाइड आपको हेल्प करेगा ये बताने में कि वहां पर घूमने वाली कौन सी जगह है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। उसी तरीके से जब एक एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनी एक नए देश में जाती है तो वहाँ पे वो भी कुछ लोगों की हेल्प लेती है, वो भी कुछ चीज़ों की हेल्प लेती है, और उन चीज़ों को हम कहते हैं वहाँ की लोकल कंपनीज। जब भी एक मल्टीनेशनल कंपनी अगर किसी देश में गई है तो उसके लिए वो देश तो बिल्कुल नया है, तो वो क्या करती है? ये जो लोकल कंपनीज हैं, जो वहाँ पर पहले से इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, उनकी हेल्प लेती है ये जानने के लिए कि वहाँ का मार्केट कैसा है, वहाँ पर लोगों के इंटरेस्ट क्या है, वहाँ की मार्केट में कंपटीशन कैसा है, और साथ ही साथ अपने बिजनेस को कैसे फैलाया जा सकता है। तो जिस तरीके से जब आप एक नई जगह जाते हो तो आप एक टूरिस्ट गाइड की हेल्प लेते हो इन्फॉर्मेशन के लिए, घूमने के लिए, उसी तरीके से जब एक एमएनसी एक नए देश में जाती है तो वो उस देश की जो लोकल कंपनीज हैं, जो पहले से वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, उनकी मदद लेती है अपने बिजनेस को फैलाने के लिए और उस मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए। अब सवाल ये है कि ये लोकल कंपनीज ये मल्टीनेशनल कंपनीज की मदद क्यों करती हैं? जो लोकल कंपनीज हैं ये इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की मदद क्यों करती हैं? तो ये ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि इसमें लोकल कंपनीज के भी दो फायदे होते हैं। अब वो दो फायदे कौन से हैं जानते हैं। अब देखो, एक लोकल कंपनी होगी वो कुछ राज्यों तक होगी, वो कुछ स्टेट्स तक सीमित होगी, लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये क्या है? ये कंट्री में व्यापार कर रही हैं, तो इनके पास बहुत सा पैसा होगा। तो लोकल कंपनीज को इसमें अपना एक फायदा ये दिखता है कि जो एमएनसीज हैं वो इन लोकल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं फॉर बाइंग न्यू मशीनरी, फॉर बाइंग न्यू प्रोडक्ट्स। तो पहला बेनिफिट क्या होता है लोकल कंपनीज का? दैट दीज एमएनसीज कैन प्रोवाइड एडिशनल इन्वेस्टमेंट फॉर बाइंग न्यू मशीनरीज एंड न्यू प्रोडक्ट। ये जो एमएनसीज हैं ये लोकल कंपनीज के लिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एडिशनल पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए? नई मशीनरीज को लेने के लिए, नए प्रोडक्ट्स को लेने के लिए। और साथ ही साथ दूसरा क्या फ़ायदा होता है? अब देखो एमएनसी है तो एमएनसी तो कितनी बड़ी है, तो उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी होगी। तो ये जो एमएनसीज है ये इन लोकल कंपनीज को इंट्रोड्यूस करा सकती हैं उस नई टेक्नोलॉजी से। ये दूसरा फायदा हो सकता है कि दैट एमएनसी माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एमएनसीज माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। एमएनसी जो है वो लोकल कंपनीज के साथ मिलकर नई टेक्नोलॉजी ला सकती हैं प्रोडक्शन के लिए। तो बेसिकली लोकल कंपनीज के कौन से दो फायदे होते हैं एमएनसी के साथ मिलकर? पहला, लोकल कंपनीज में एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है एमएनसी के द्वारा नई मशीनरीज को खरीदने के लिए। और दूसरा, एमएनसीज क्या कर सकती हैं? एमएनसीज नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करा सकती हैं लोकल कंपनीज को फॉर प्रोडक्शन। तो ये तो फायदा होता है लोकल कंपनीज का जब वो एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम करती है। लेकिन द क्वेश्चन इज कि वो काम कैसे करती हैं? एमएनसी किस तरीके से लोकल कंपनीज के साथ काम करती है, ये भी तो समझने वाली बात है। तो देखो क्या होता है ना, ये एमएनसी के पास बहुत पैसा होता है, हद से ज़्यादा। ये छोटे मोटे काम ही नहीं करती, ये नए देश में जाती हैं, ये वहाँ की लोकल कंपनी से बातचीत नहीं करती, सीधा लोकल कंपनीज को खरीद लेती हैं। हाँ भाई तुम साइड में आओ, तुम्हें हमने सीधा खरीद लिया। यानी कि जो सबसे कॉमन तरीका है जिसको एक एमएनसी फॉलो करती है, वो क्या करती है? जब भी वो किसी नए देश में जाती है तो वो उस देश की छोटी छोटी जो लोकल कंपनीज होती हैं, जो पहले से स्टैब्लिश्ड कंपनीज होती हैं, उनको खरीद लेती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो एक अमेरिकन एमएनसी है कारगिल फूड्स के नाम से। अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी है कारगिल फूड्स। वो जब इंडिया में आई थी तो इंडिया में वो बिल्कुल नई थी, तो अब उसके सामने चैलेंजेस क्या थे कि उसको अपना बिजनेस भी बढ़ाना था और लोगों का विश्वास भी जीतना था अपने प्रोडक्ट को लेकर। तो उसने क्या किया? इंडिया की जो छोटी छोटी लोकल कंपनीज थी जो पहले से वेल एस्टेब्लिश्ड थी, पॉपुलर थी, उनको खरीद लिया। और उन्हीं में एक लोकल कंपनीज में से एक थी परख फूड्स। परख फूड्स हमारे इंडिया की एक बहुत ही पॉपुलर लोकल कंपनी है। इसके प्रोडक्ट वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, वेल पॉपुलर हैं। तो कारगिल फूड्स ने क्या किया? परख फूड्स को खरीद लिया। तो परख फूड्स का कंट्रोल अब किसके हाथ में आ गया? कारगिल फूड्स के हाथ में। और कारगिल फूड्स ने ये जो छोटी छोटी लोकल कंपनीज थी जैसे कि परख फूड्स, इनकी मदद से अपने बिजनेस को बढ़ा लिया, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर लिया। आज के टाइम पर परख फूड्स की 4 ऑयल रिफाइनरीज हुआ करती थी, वो चारों अब किसकी हैं? कारगिल फूड्स की, जो क्या है एक अमेरिकन एमएनसी है। साथ ही साथ कारगिल फूड्स आज के टाइम पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एडिबल ऑयल की। तो आप देख सकते हो किस तरीके से एक एमएनसी ने एक लोकल कंपनी को खरीदा और फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया, फिर अपने बिजनेस को
इतना ज़्यादा फैला लिया कि आज वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल बन गए। एक और भी तरीका है जिसकी हेल्प से एमएनसी काम करती हैं। एमएनसीज क्या करती हैं जनरली, ये कई बार अपने फ़ायदे के लिए छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को भी यूज़ कर लेती हैं। अब देखो, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं और इतनी बड़ी एमएनसीज, तो एमएनसीज को इनमें फ़ायदा दिखता है। वो कहती हैं कि जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनसे कम पैसे में ज़्यादा काम करवा सकते हैं, कम पैसे में बढ़िया काम बन जाएगा। तो ये जो एमएनसीज होती हैं, कई बार जो डेली यूज़ के आइटम्स होते हैं जैसे कि स्पोर्ट्स आइटम्स, गारमेंट, इनका ऑर्डर छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को दे देती है। और फिर ये छोटे छोटे प्रोड्यूसर, और ये ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स एक ही जगह के होंगे, अलग अलग जगहों के छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को दे देती है। और फिर ये जो सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं ये उन आइटम्स को बनाते हैं और एमएनसी को दे देते हैं। और फिर एमएनसी इन पर अपनी ब्रांड लगाकर क्या करती है, इनको बेच देती है अच्छे रेट में। तो एमएनसी का तो फायदा ही फायदा, प्रोड्यूसर्स को इनको ज़्यादा पैसे देने नहीं पड़ेंगे क्योंकि वो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं। तो एमएनसीज क्या करती हैं, कई बार अपने ऑर्डर्स जो होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो होती हैं, वो किसको दे देती हैं, स्मॉल स्मॉल प्रोड्यूसर्स को दे देती हैं। और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, जो सामान होता है उसकी सप्लाई करते हैं एमएनसी को। एमएनसी उन पर ब्रांडिंग कर देती है कि रियलमी का हो गया, ये वीवो का हो गया, और फिर उनको अच्छे अच्छे बड़े बड़े रेट पर बेच देती है। तो इस तरीके से भी एमएनसी वर्क करती है। अब आप देख रहे हो कि एमएनसी जो है बहुत तरीके से वर्क कर रही है, कंट्री में भी वर्क कर रही है, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स के साथ भी काम कर रही है, लोकल कंपनीज को खरीद कर भी काम कर रही है। यानी कि कहीं ना कहीं जो एमएनसी है वो पूरे देश में ही काम कर रही है। पूरे देश की छोटी छोटी लोकल कंपनीज खरीद ली, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो आप कह सकते हो कि जो एमएनसी है वो पूरे देश में ही काम कर रही है। अब सपोज करो दो क्रिकेटर हैं ए और बी, तो ये जो दो क्रिकेटर हैं ए और बी, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। क्यों कनेक्टेड होंगे, क्योंकि ये दोनों क्रिकेट खेलते हैं, इनका प्रोफेशन क्रिकेट है। उसी तरीके से अगर 5 6 7 लोग हैं जो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, अगर कुछ लोग हैं जो एक दूसरे को जानते भी नहीं है लेकिन अगर वो सेम कंपनी के लिए काम करते हैं, तो वो भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कहलाते हैं, वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए कहलाएंगे ही कहलाएंगे। वेरी सिंपल, अगर आप एक कंपनी में काम करते हो और कश्मीर में कोई एक उसी कंपनी में काम करता है, गुजरात में कोई उसी कंपनी में काम करता है, तो आप तीनों लोग वैसे तो एक दूसरे को नहीं जानते हो लेकिन एक दूसरे से इंटरलिंक हो, इंटरकनेक्टेड हो। क्यों? क्योंकि आप सेम कंपनी में काम कर रहे हो। उसी तरीके से ये जो एमएनसीज हैं, ये जिनको ऑर्डर्स दे रही हैं, ये जिनको प्रोड्यूस करने के लिए बोल रहे हैं, वो सारे प्रोड्यूसर्स एक दूसरे को जानते भले ही ना हो लेकिन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। क्यों? क्योंकि ये सेम कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, सेम कंपनी के लिए चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि द प्रोडक्शन इन दीज वाइडली स्प्रेड कंट्रीज इज गेटिंग इंटरलिंक्ड। जो प्रोडक्शन हो रहा है अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में या अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्रीज में, वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। वो कैसे कनेक्टेड है ये मैंने आपको बता दिया। तो ये तो था हमारा एग्जाम्पल दैट हाउ प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज इज गेटिंग इंटरलिंक्ड। कैसे जो प्रोडक्शन किया जा रहा है कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में या अलग अलग कंट्रीज में, वो कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। सपोज करो एक इंसान चाइना में है, एक इंसान मैक्सिको में है, एक इंसान अमेरिका, एक इंसान इंडिया में है। चाइना में जो इंसान है वो रियलमी के फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मैक्सिको वाला सप्लाई कर रहा है, अमेरिका वाला रिसर्च कर रहा है, इंडिया वाला बैटरियाँ बना रहा है, बैटरीज बना रहा है। तो क्या हो गया, ये चारों एक दूसरे को जानते तो नहीं है लेकिन ये चारों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ये चारों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। क्यों? क्योंकि ये सेम कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, सेम पर्पस के साथ काम कर रहे हैं। दैट इज वाई वी से कि जो प्रोडक्शन है ये लोगों को इंटरलिंक कर रहा है, ये लोगों को इंटरकनेक्ट कर रहा है, ये लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। अब ये जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा है इसको और अच्छे से समझने के लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। सिंपली देखो, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, है ना। सपोज करो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, आप एक बिजनेसमैन हो, हमारे बीच एक बिजनेस हुआ, एक लेन देन हुआ, तो हमने क्या किया, ट्रेड किया, व्यापार किया। उसी तरीके से जब व्यापार कंट्रीज के बीच में होता है, उसी तरीके से जब एक व्यापार कोई एमएनसी करती है, मल्टीनेशनल कंपनी करती है, या जब व्यापार कंट्रीज के बीच में होता है, इंडिया अमेरिका के बीच में हो गया, इंडिया चाइना के बीच में हो गया, तो उस व्यापार को हम क्या बोल देते हैं, फॉरेन ट्रेड। जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट अगर कोई एमएनसी करे या बाहर की कंपनी अगर करे, कोई विदेशी कंपनी करे, तो उस इन्वेस्टमेंट को फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। उसी तरीके से अगर कोई व्यापार बाहर की कंपनी अगर करे या हमारा देश किसी और देश के साथ करे, तो वो ट्रेड क्या हो जाएगा, हमारा फॉरेन ट्रेड हो जाएगा। तो हम देखेंगे इसमें कि कैसे जो फॉरेन ट्रेड है वो मार्केट को इंटीग्रेट करता है, मार्केट को जोड़ता है, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, बेसिकली फॉरेन ट्रेड तो आप जान गए क्या होता है। सिंपली फॉरेन ट्रेड क्या होता है कि ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज या ट्रेड डन बाय एमएनसी। अब लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये फॉरेन ट्रेड किया क्यों जाता है,
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप बोलोगे क्यों पढ़ा रहे हो, तो मेरे पास एक आंसर होगा क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस चैप्टर को। उसी तरीके से हमारे मन में भी एक क्वेश्चन है कि फॉरेन ट्रेड क्यों किया जाता है, ये तो बताओ। तो फॉरेन ट्रेड के बेसिकली दो कारण होते हैं। फॉरेन ट्रेड के बेसिकली दो फंक्शंस होते हैं जिसकी वजह से फॉरेन ट्रेड को किया जाता है या देशों के बीच में व्यापार किया जाता है या एमएनसी के द्वारा व्यापार किया जाता है। तो पहला जो फंक्शन होता है वो ये होता है दैट फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड देयर डोमेस्टिक मार्केट्स। इट अलाउज प्रोड्यूसर्स टू कॉम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट। आप सबने एक कहावत सुनी होगी कि अपनी गली में तो सब शेर होंगे, अपनी गली में तो सब शेर होते हैं, बाहर निकल कर देखो तब पता चलेगा तुम असल में क्या हो। उसी तरीके से फॉरेन ट्रेड भी यही कहता है, यार तुम लोग अपने अपने देश में तो सब सवा शेर बने हुए हो, सब अपने आप को मार्केट का किंग मान बैठे हो, अपने देश से बाहर निकल कर देखो, अपने कंट्री के मार्केट से, डोमेस्टिक मार्केट से बाहर निकल कर देखो, तब पता चलेगा तुम कितने पानी में हो या कितने पानी से ऊपर हो। सिंपली फॉरेन ट्रेड का पहला फंक्शन ये होता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको वो मौका देता है कि वो अपने डोमेस्टिक मार्केट से, यानी कि जो कंट्री का मार्केट है उससे बाहर निकलें और पूरे वर्ल्ड के मार्केट में आकर कॉम्पीट करें, जिससे उनको पता चले कि वो कितने पानी में है और कितने पानी से ऊपर है। अगर आप असली में शेयर होगे तो आप वर्ल्ड मार्केट में भी कंपटीशन जीत लोगे, और अगर आप असली में शेयर नहीं होगे मार्केट के तो वर्ल्ड मार्केट में फिर आपको मुंह की खानी पड़ेगी। तो फॉरेन ट्रेड का पहला बेसिक फंक्शन क्या होता है या फॉरेन ट्रेड क्यों जरूरी है, बिकॉज इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूसर्स टू कॉम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट। और सेकेंड चीज है कि अगर प्रोड्यूसर का फायदा हो रहा है, बनाने वाले का फायदा हो रहा है, बेचने वाले का फायदा हो रहा है, तो खरीदने वाले का भी तो होना चाहिए। तो साथ ही साथ फॉरेन ट्रेड क्या करता है, कंज्यूमर्स के सामने, बायर्स के सामने, खरीदने वालों के सामने एक वेराइटी ऑफ गुड्स रखता है। जो गुड्स हैं उनकी बहुत लार्ज वेराइटी रख देता है, चॉइस ऑफ गुड्स को बढ़ाता है। सपोज करो 1980s के टाइम पर जब फॉरेन ट्रेड नहीं था तो आपके पास नोकिया या ब्लैकबेरी का ऑप्शन था स्मार्टफोन में, लेकिन आज के टाइम पर जब फॉरेन ट्रेड है तो आपके पास कितने सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, वेराइटी ऑफ गुड्स है, आपकी जो चॉइस है उसको एक्सपेंड कर दिया है फॉरेन ट्रेड ने। आपके पास एप्पल भी ले सकते हो, रियलमी भी, ओप्पो भी, वीवो भी, जो आपका मन है आप वो ले लो। तो सेकंड फंक्शन क्या होता है फॉरेन ट्रेड का, दैट इट एक्सपेंड्स द चॉइस ऑफ गुड्स फॉर द बायर्स, फॉर द कंज्यूमर्स। तो दो फंक्शन क्या हो गए फॉरेन ट्रेड के, दो बेसिक फंक्शन क्या हो गए फॉरेन ट्रेड के। पहला, it gives producers the opportunity to compete in the world market, and second in a similar way it gives buyers to expand their choice of goods। तो दो बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड हम समझ गए। अब बेसिकली अगर इन जनरल हम बोलें तो ट्रेड क्या करती है, फॉरेन ट्रेड क्या करती है, तो सिंपली हम बोलें ट्रेड की वजह से, व्यापार की वजह से क्या हो जाता है, लोगों के सामने वेराइटी ऑफ चॉइसेस होती हैं, लोगों के सामने जो चॉइस ऑफ गुड्स होती है, मार्केट में जो चॉइस ऑफ गुड्स होती है वो बढ़ती है, जो प्राइजेस होती हैं सिमिलर आइटम्स की वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती हैं। सपोज करो पार्ले जी का पैकेट यहाँ पर भी 5 रुपए का है और दूसरी स्टेट में भी 5 रुपए का ही मिलता है। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द ट्रेड। ट्रेड क्या करती है, ट्रेड जो प्राइजेस होती हैं सिमिलर आइटम्स की उनको ऑलमोस्ट इक्वल बना देती है। और तीसरा, ये मौका देती है प्रोड्यूसर्स को, ये प्रोड्यूसर्स को मौका देती है टू कॉम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट। तो ये तो बेसिक फंक्शन थे हमारे ट्रेड के, या ट्रेड की वजह से क्या क्या हो रहा है इन सब चीज़ों के। लेकिन इन सबको जोड़कर हम एक चीज़ ज़रूर कह सकते हैं कि कैसे भी अगर आप इनको जोड़ लो, कैसे भी अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको आप दिमाग में रखो और उसको जोड़ोगे तो आपको एक चीज़ ज़रूर समझ में आ जाएगी कि जो फॉरेन ट्रेड है ये मार्केट को इंटीग्रेट करती है, या मार्केट को कनेक्ट करती है, या मार्केट को इंटरकनेक्ट करती है। ये जो फॉरेन ट्रेड है, दूसरे देशों के साथ व्यापार है, ये मार्केट्स को जोड़ता है। तो सिंपली हम कंक्लूजन में क्या बोल सकते हैं कि जो फॉरेन ट्रेड है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसके बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो फॉरेन ट्रेड है वो क्या कर रही है, वो मार्केट को इंटीग्रेट कर रही है, अलग अलग देशों के मार्केट को इंटीग्रेट कर रही है। सपोज करो इंडिया का मार्केट है, चाइना का मार्केट है, तो इंडिया का व्यापारी को मौका मिलता है चाइना के मार्केट में कॉम्पीट करने का, और चाइना के व्यापारी को मौका मिलता है इंडिया के मार्केट में कॉम्पीट करने का। तो हम कह सकते हैं कि जो फॉरेन ट्रेड है इसकी मदद से क्या हो रहा है, जो मार्केट है अलग अलग देशों का वो एक दूसरे से इंटरलिंक हो रहा है, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो रहा है, वो इंटीग्रेट हो रहा है। वेरी सिंपल। तो फॉरेन ट्रेड की वजह से क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है फॉरेन ट्रेड की वजह से। तो ये तो बेसिकली था हमारा पार्ट 1। मिलते हैं हमारे पार्ट 2 में जहाँ पर हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, एंड वो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट।